आज हम डर और ट्रॉमा यानी आघात के काफ़ी गहरे पानी में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वे दो बिल्कुल अलग दुनियाओं से आते हैं। एक तरफ है विलियम डगलस की लगभग 100 साल पुरानी कहानी डीप वाटर। इसमें वो पानी के अपने जानलेवा डर से कह सकते हैं कि अकेले लड़ते हैं। और दूसरी तरफ है एक बिल्कुल मॉडर्न रिसर्च पेपर जो रेडिट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर झांकता है। ये स्टडी करती है कि बचपन के यौन शोषण से बचे लोग आज के डिजिटल दौर में अपने ट्रॉमा को कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। तो हमारा मिशन है इन दो तस्वीरों को एक साथ रखकर देखना। एक अकेले इंसान की हिम्मत की कहानी और एक गुमनाम ऑनलाइन कम्युनिटी की आवाज। देखते हैं कि ये दोनों मिलकर डर से उभरने की लड़ाई के बारे में हमें क्या सिखाते हैं। चलिए डगलस की कहानी से शुरू करते हैं। ये सिर्फ तैरना सीखने की कहानी नहीं है, ये उस डर की कहानी है जो बचपन में पकड़ लेता है और फिर जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। बिल्कुल। और डगलस के केस में डर की शुरुआत बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। पहली घटना तब हुई जब वो सिर्फ 3-4 साल के थे। कैलिफोर्निया बीच पर अपने पिता के साथ एक लहर आई और उन्हें गिरा गई। पानी उनके ऊपर से गुजर गया। वो बताते हैं कि उनकी सांस तक रुक गई थी। हाँ, और उनके पिता तो हंस रहे थे, शायद उन्हें ये बच्चे का खेल लगा। हाँ, लेकिन उस छोटे से बच्चे के मन में पानी की ताकत का एक खौफ बैठ गया। लेकिन जो असली घटना थी जिसने इस डर को एक फोबिया में बदल दिया, वो तो बाद में हुई। वो उसे एक मिसएडवेंचर कहते हैं। ये क्या था? ये तब हुआ जब वो 10-11 साल के थे, YMCA के एक स्विमिंग पूल में। वो पूल के किनारे अकेले बैठे थे, तभी एक 18 साल का तगड़ा लड़का आया और उसने मजाक में डगलस को उठाया और पूल के गहरे हिस्से में फेंक दिया। गहरे हिस्से में मतलब? जहां पानी 9 फुट गहरा था। 9 फुट एक बच्चे के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा है। और मुझे जो बात सबसे हैरान करती है वो ये है कि उस दहशत में भी डूबते हुए उनका दिमाग एक प्लान बना रहा था। हाँ, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है ना? उनका प्लान सिंपल था। जैसे ही पैर जमीन को छुएंगे, मैं जोर से ऊपर की तरफ उछालूंगा, एक कॉर्क की तरह सतह पर आ जाऊंगा और फिर तैरकर किनारे पहुंच जाऊंगा। सुनने में तो ये एक परफेक्ट प्लान लगता है, लेकिन असलियत में ऐसा हुआ नहीं। वो 9 फुट उन्हें 90 फुट जैसे लगे। और जब उन्होंने उछाल लगाई भी तो वो बहुत धीरे धीरे ऊपर आए। वो पल कितना भयानक रहा होगा जब आपको लगता है कि आपका प्लान फेल हो गया है। और वहीं पर असली डर ने उन्हें जकड़ा। एक ऐसा डर जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे, जिसे वो समझ नहीं सकते थे। उनके हाथ पैर जम गए, फेफड़ों में दर्द होने लगा, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जैसा वो खुद लिखते हैं, जीवन का पर्दा गिर गया। इसके बाद उन्हें बस बेहोशी याद है और फिर होश आने पर वो खुद को पूल के किनारे उल्टी करते हुए पाते हैं। और इस घटना का असर वो सिर्फ उस दिन तक नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो डर उनके अंदर बस गया था। वो सालों तक उन्हें सताता रहा। इस हाइड्रोफोबिया की वजह से वो अपनी पसंदीदा चीजें जैसे मछली पकड़ना, बोटिंग, कनोइंग कुछ नहीं कर पाते थे। जब भी वो पानी के पास जाते, वही बर्फीला डर उनके दिल और दिमाग पर कब्जा कर लेता। उनकी सारी खुशियां जैसे छीन लेता था। और फिर कई सालों बाद उन्होंने फैसला किया कि बस अब बहुत हुआ। ये कमाल का टर्निंग पॉइंट है। एक डर जो आपको सालों से कंट्रोल कर रहा है, आप एक दिन फैसला करते हैं कि अब आप उसे कंट्रोल करेंगे। उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया। हाँ, और उनके इंस्ट्रक्टर का तरीका कमाल का था, बहुत ही सिस्टमैटिक। उसने ये नहीं कहा कि चलो कूदो। उसने डगलस के डर को समझा और उसे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ दिया। एक तरह से ही बिल्ट अ स्विमर, पीस बाय पीस। ये पीस बाय पीस वाला आइडिया बहुत दिलचस्प है। मतलब कैसे? सबसे पहले उसने डूबने का डर खत्म किया। डगलस की कमर पर एक बेल्ट बांधी जिससे एक रस्सी जुड़ी थी। रस्सी एक पुली से होकर इंस्ट्रक्टर के हाथ में रहती थी, तो डगलस को पता था कि वो डूब नहीं सकते। अच्छा, एक सेफ्टी नेट बना दिया। बिल्कुल। हफ्तों तक तो बस यही चलता रहा, पूल में आगे पीछे। फिर सांस लेने की प्रैक्टिस, पानी के अंदर सांस छोड़ना, बाहर आकर लेना। इसे सैकड़ों बार किया। फिर पैरों को किक करना सिखाया। और महीनों की मेहनत के बाद जब ये सारे टुकड़े अपनी अपनी जगह फिट हो गए, तो इंस्ट्रक्टर ने कहा, अब तुम तैर सकते हो। लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई। इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया था, पर डगलस की लड़ाई अभी बाकी थी। उनके मन में अभी भी शक था, क्या वो अकेले ऐसा कर पाएंगे जब कोई बचाने वाला पास ना हो? एग्जैक्टली। तो उन्होंने खुद को टेस्ट करने का फैसला किया। वो अकेले न्यू हैम्पशायर की एक झील लेक वेंटवर्थ गए और 2 मील तक तैराकी की, एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक। उन्होंने हर तरह के स्ट्रोक इस्तेमाल किए। और डर वापस आया?
हाँ, उस तैराकी के बीच में एक पल आया जब वो झील के बीचों बीच थे और वो पुराना डर, वो आतंक लौट कर आया। और इस बार उन्होंने क्या किया? इस बार वो भागे नहीं, उन्होंने डर को चैलेंज किया। वो हंसे और कहा, मिस्टर टेरर, तुम मुझे क्या डराने की कोशिश कर रहे हो, देखो। और उन्होंने तैरना जारी रखा और डर गायब हो गया। ये क्लाइमैक्स था। उन्होंने सिर्फ तैरना नहीं सीखा था, उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को हरा दिया था। और इस अनुभव से उन्होंने जो सीखा वो बहुत गहरा है। मृत्यु में शांति है, आतंक तो केवल मृत्यु के डर में है। ये रूजवेल्ट की उस मशहूर लाइन जैसा है, हमें केवल डर से ही डरना चाहिए। बिल्कुल। उस दिन उन्होंने सिर्फ पानी पर नहीं, बल्कि जिंदगी के एक बहुत बड़े डर पर जीत हासिल की थी। डगलस की कहानी एक अकेले इंसान के संघर्ष की है, जो अपनी हिम्मत और एक मेथोडिकल तरीके से जीतता है। लेकिन ये कहानी लगभग 100 साल पुरानी है। क्या आज भी लोग अपने डर और ट्रॉमा से अकेले ही लड़ते हैं? हमारा दूसरा सोर्स, जो कि एक मॉडर्न रिसर्च है, बताता है कि आज लड़ाई का मैदान बदल गया है। अब ये जंग अक्सर ऑनलाइन लड़ी जा रही है। हाँ, ये शोध पत्र, जिसका शीर्षक है ट्रॉमा लर्किंग इन द शैडोज, एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी विषय को छूता है। और यहाँ हम एक कंटेंट वार्निंग भी देना चाहेंगे कि इसमें बचपन के यौन शोषण या CSA जैसे विषयों पर चर्चा है। ये स्टडी रेडिट के कम्युनिटी रेडिट सर्वाइवर्स की पोस्ट्स को एनालाइज करती है। तो ये एक सहकर्मी सहायता यानी पीयर सपोर्ट ग्रुप है। हाँ, बिल्कुल, एक पीयर सपोर्ट ग्रुप। तो इस रिसर्च का मकसद क्या था? वो क्या ढूंढ रहे थे? उनके दो मुख्य सवाल थे। पहला, CSA से बचे लोग इन मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में सबसे ज्यादा बात करते हैं। और दूसरा, क्या उनके बात करने का तरीका, उनकी भाषा उन लोगों से अलग है जिन्हें ऐसा ट्रॉमा नहीं हुआ है? ठीक है, तो पहले सवाल का क्या जवाब मिला? कौन सी समस्याएं सबसे कॉमन थीं? डेटा ने साफ दिखाया कि डिप्रेशन, एंजाइटी और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाने वाले टॉपिक थे। और एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई जब रिसर्चर्स ने देखा कि इस अडल्ट सर्वाइवर्स कम्युनिटी के मेंबर्स और किन कम्युनिटीज में एक्टिव हैं। अच्छा। सबसे मजबूत कनेक्शन RPTSD के साथ मिला। अच्छा, तो सीधा लिंक मिल गया? हाँ, बिल्कुल, एक सीधा लिंक जो ये बात और पुख्ता कर देता है कि इस तरह के ट्रॉमा और PTSD के बीच कितना गहरा और सीधा संबंध है। ठीक है, ये तो समझ आता है। लेकिन मुझे दूसरे सवाल में ज्यादा दिलचस्पी है। क्या उनकी भाषा अलग है? मतलब आप किसी के लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़कर ये कैसे बता सकते हैं कि वो ट्रॉमा से गुजरा है? यहीं पर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP जैसी टेक्नोलॉजी काम आती है। ये AI का एक रूप है जो बड़ी मात्रा में टेक्स्ट को एनालाइज करके पैटर्न ढूंढ सकता है, और पैटर्न बहुत चौंकाने वाले थे। जैसे कि सबसे पहली बात, CSA बैकग्राउंड वाली पोस्ट्स में यादों और फ्लैशबैक का जिक्र बहुत ज्यादा था। याद है, हुआ था, यादें, सपना जैसे शब्द बार बार आते थे। ये दिखाता है कि अतीत का वो अनुभव वर्तमान पर कितना ज्यादा हावी रहता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे डगलस के लिए पानी की एक झलक भी पुरानी दहशत वापस ले आती थी। सही बात है, ये एक बहुत पावरफुल कनेक्शन है। और क्या मिला? दूसरा बड़ा पैटर्न पारिवारिक रिश्तों से जुड़े शब्दों का था। CSA सर्वाइवर्स की पोस्ट में पिता, भाई, माँ, परिवार जैसे शब्द बहुत प्रमुखता से पाए गए। इसके विपरीत कंट्रोल ग्रुप यानी बिना CSA बैकग्राउंड वाली पोस्ट्स में काम और नौकरी, वर्क, जॉब, बॉस से जुड़े शब्द ज्यादा थे। तो ये डेटा इस दुखद हकीकत की ओर इशारा करता है कि अक्सर ट्रॉमा देने वाला कोई अजनबी नहीं होता। हाँ, ये एक संभावित संकेत हो सकता है। और इमोशंस के लेवल पर क्या भावनाओं में भी कोई फर्क था? हाँ, और ये शायद सबसे जरूरी खोज थी। इमोशन एनालिसिस से पता चला कि CSA सर्वाइवर्स की पोस्ट में घृणा यानी डिस्गस्ट और डर यानी फियर की भावनाएं बहुत मजबूती से जुड़ी थी। घृणा और डर? हाँ, जबकि बिना CSA बैकग्राउंड वाली पोस्ट्स में जहां मेंटल हेल्थ की बात हो रही थी, उदासी यानी सैडनेस सबसे कॉमन इमोशन था। एक मिनट, ये बहुत जरूरी बात है। मतलब डिप्रेशन में अक्सर उदासी हावी होती है, लेकिन यहाँ डेटा दिखा रहा है कि ट्रॉमा से उपजी भावनाएं सिर्फ उदासी नहीं बल्कि घृणा और डर हैं। एग्जैक्टली। और ये हमें बताता है कि ट्रॉमा का इलाज सिर्फ उदासी का इलाज करने से कहीं ज्यादा जटिल है। घृणा शायद उस भरोसे के टूटने से आती है, और डर उस अनुभव के दोबारा होने की आशंका या उससे जुड़ी यादों से। जब हम ट्रॉमा को समझते हैं तो हमें इन स्पेसिफिक इमोशंस को एड्रेस करना होता है, सिर्फ एक जनरल सैडनेस को नहीं।
भाषा हमें दिखा रही है कि जख्म कितना गहरा और अलग है। वाह। तो एक तरफ हमारे पास डगलस हैं जो अपने डर का सामना सीधे सीधे फिजिकली करते हैं, और दूसरी तरफ ये रेडिट कम्युनिटी है जहां लोग शब्दों के जरिए अपने ट्रॉमा का सामना कर रहे हैं। चलिए इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं, इनमें क्या समानताएं हैं और क्या अंतर। सबसे बड़ी समानता तो ये है कि दोनों ही स्रोत दिखाते हैं कि एक दर्दनाक घटना का असर कितना लंबा और गहरा हो सकता है। डगलस को सालों तक डर ने सताया। रेडिट पोस्ट्स पीटीएसडी, डिप्रेशन और एंजाइटी के साथ चल रही लंबी लड़ाइयों को दिखाती हैं। ये इस बात का सबूत है कि ट्रॉमा का जख्म वक्त के साथ अपने आप नहीं भरता, उसे भरने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मेहनत करने के तरीके कितने अलग हैं। डगलस की कहानी एक हीरो की तरह है। वो अकेले लड़ते हैं, एक इंस्ट्रक्टर की मदद लेते हैं, लेकिन अंत में जीत उनकी अपनी इच्छा शक्ति की होती है। जबकि रेडिट स्टडी हमें एक बिल्कुल अलग मॉडल दिखाती है, कम्युनिटी का मॉडल। यहाँ लोग अपने ट्रॉमा को प्रोसेस करने के लिए एक दूसरे का सहारा ले रहे हैं। वो अपनी कहानियां शेयर कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, और सबसे ज़रूरी बात, वो ये महसूस कर रहे हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ। ये एक अलग लेकिन आज के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण कोपिंग मैकेनिज्म है। ये दिखाता है कि साझा अनुभव में भी हीलिंग की ज़बरदस्त पावर होती है। एक दिलचस्प बात जो मुझे लग रही है वो यह है कि दोनों ही कहानियों में हीलिंग का पहला कदम डर या ट्रॉमा को एक नाम देना था। डगलस ने अपने डर को एक दुश्मन, मिस्टर टेरर की तरह देखा जिसे जीतना था, और रेडिट पर लोग अपनी कहानी को शब्दों में ढालकर उसे एक पहचान देकर उस पर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक बेहतरीन इंसाइट है। शायद किसी भी तरह की हीलिंग का पहला कदम यही है, उस अदृश्य दुश्मन को एक नाम देना, उसे परिभाषित करना, ताकि उससे लड़ा जा सके। जब तक डर बेनाम है, वो हर जगह है, लेकिन जब आप उसे पानी का डर या मेरा ट्रॉमा कहते हैं, तो आप उसे खुद से अलग करते हैं। अब वो आप नहीं है, बल्कि एक चीज है जिसका आपको सामना करना है। और इच्छा शक्ति का आइडिया? डगलस की कहानी तो पूरी तरह से दृढ़ संकल्प पर आधारित है। क्या हम रेडिट यूजर्स की केस में भी इसे देख सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन उसका रूप अलग है। डगलस के लिए दृढ़ संकल्प का मतलब था एक फिजिकल स्किल सीखना और अपने डर का शारीरिक रूप से सामना करना। रेडिट यूजर्स के लिए दृढ़ संकल्प का मतलब है मदद मांगने का साहस जुटाना, अपनी कहानी को, जो शायद उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई, उसे टाइप करने की हिम्मत करना और दूसरों के दर्द को सुनकर उनका समर्थन करना। तो तरीके अलग हैं, लेकिन हिम्मत वही है। हाँ, हिम्मत वही है दोनों ही मामलों में। पहला कदम ये स्वीकार करना है कि एक प्रॉब्लम है और उसे दूर करने के लिए एक्टिवली कुछ करने का फैसला लेना है। तो आज की इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि डर और ट्रॉमा वाकई में गहरे निशान छोड़ते हैं, लेकिन इंसान का लचीलापन, उसकी रेजिलियंस उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। और ये लचीलापन अलग अलग रूपों में सामने आता है, कभी डगलस की तरह अकेले लड़कर, तो कभी एक ऑनलाइन कम्युनिटी में अपनी आवाज ढूंढकर। रास्ता कोई भी हो, उभरना मुमकिन है। बिल्कुल। और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। डगलस की कहानी उस समय की है जब ऐसे संघर्ष बहुत निजी और अकेले लड़े जाते थे। रेडिट अध्ययन हमें एक नए युग की तस्वीर दिखाता है, जहां लोग गुमनाम रहकर भी सार्वजनिक रूप से अपना दर्द साझा कर रहे हैं। ये बदलाव इस बारे में क्या बताता है कि हम एक समाज के रूप में अपने गहरे डरों और आघातों का सामना करना कैसे सीख रहे हैं? क्या टेक्नोलॉजी हमें ज़्यादा खुलकर बात करने में मदद कर रही है, या ये सिर्फ उसी पुरानी लड़ाई को लड़ने का एक नया मैदान है?